जब तक ये कैदी ख़त्म नहीं हो जाते उस वक्त तक कोई परिंदा भी क्लब की हदूद में दाखिल नहीं होगा। नंबर 11 ने जवाब दिया। ओके, थैंक यू। और कोई खास बात मालूम हो तो मुझे रिपोर्ट देना, जूलियट ने कहा और बटन ऑफ करके उसने वायरलेस भी साथ खड़े नौजवान के हवाले कर दिया और वो उसे लेकर तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गया। इमरान की फराह पेशानी पर अब शिकनों का जाल सा फैला हुआ था। वहाँ से अब इस साइंसदान को बाहर निकालना नामुमकिन है। अब तो वैसे ही इंतहाई वो लोग जो करना होंगे, अल्फ्रेड ने कहा। तुम और जूलिया दोनों ही इस बाहर से जिस्मानी लिहाज से मुख्तलिफ हो, वरना काम आसान हो जाता, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। क्या क्या मतलब? जूलियट ने चौंक कर कहा। मैं तुम में से किसी पर बायर का मेकअप कर देता और उसकी आवाज़ की नकल करने की प्रैक्टिस करा देता। उसके बाद बायर खुद 11:30 क्लब जाकर डॉक्टर हिदायतुल्लाह को बाहर निकाल लाती। मगर एक मिनट, 11:30 क्लब का नंबर तो मालूम होगा तुम्हें। फ़ोन मंगवाओ, मैं बायर के लहजे में फ़ोन पर उस सचमेंट को हुक्म दे सकता हूँ, इमरान ने बात करते करते चौंक कर कहा। नहीं इमरान साहब, 11:30 क्लब में स्पेशल फ़ोन नस्ब है, कंप्यूटर आवाज़ चेक कर लेगा, इसलिए आप फ़ोन पर वहाँ डाज नहीं दे सकते, अल्फ्रेड ने मुंह बनाते हुए कहा और इमरान चौंक पड़ा। मगर मैंने वहाँ फ़िलिप्स के लहजे में बात की थी, फिर उसके दफ्तर में मौजूद इंटरकॉम पर भी उस 11 और दूसरे आदमी से बात की थी, वो तो चेक नहीं हो सकी, इमरान ने चौंक कर कहा। जोलान की सेक्रेटरी फ़िलिप्स का लहजा जानते ही ना होगी और आपने जाहिर है जिस लहजे में बात की होगी उसके लिए अंदरूनी इंटरकॉम ही इस्तेमाल किया गया होगा। इंटरकॉम में ऐसा सिस्टम नहीं, क्योंकि वो सिर्फ अंदरूनी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बाहर की आवाज़ तो कंप्यूटर में फीड होगी, इसलिए बाहर से फ़ोन होते ही वो आवाज़ फ़ौरन चेक करेगा। यही सिस्टम उन्होंने हाक हाउस और जीरो सेक्शन और ऐसे ही तमाम अहम इमारतों में नस्ब किया हुआ है, अल्फ्रेड ने जवाब देते हुए कहा। ओ फिर तो एक ही सूरत है कि उस 11:30 क्लब पर ब्लाइंड रेड किया जाए, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। वहाँ ब्लाइंड रेड का भी कोई फ़ायदा नहीं इमरान, वहाँ ज़बरदस्त हिफाजती इंतजाम भी हैं और जीरो सेक्शन भी वहाँ पूरी तरह चौक करना होगा। और कोई तरकीब सोचो और सुनो, तुम्हारा और मेरा मुआहिदा मौजूद है ना? इस बार जूलियट ने कहा। मुआहिदा? ओ हाँ वाकई, और तुमने हमें जीरो सेक्शन से यहाँ पहुँचा कर अपने तौर पर मुआहिदे पर भी अमल कर दिया है। ओके, फिर पहले तुम्हारा मुआहिदा ही मुकम्मल होगा, फिर डॉक्टर हिदायतुल्लाह को रिहाई मिलेगी। इमरान ने कुर्सी से उठकर खड़े होते हुए कहा। क्या मतलब, कैसे करोगे ये सब कुछ? जूलियट ने भी खड़े होते हुए कहा। उसके लहजे में हैरत के साथ साथ मुस्तरद के तासुरात भी मौजूद थे। तुम फिक्र ना करो, बस असल मसला मुआहिदे का ही होता है, यही नहीं होता, वरना हम जैसे शरीफ मर्द आखिरी सांस तक मुआहिदे की पाबंदी करते ही रहते हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैं तुम्हारी बात नहीं समझ सकी, तुम क्या कहना चाहते हो? जूलियट ने उसके पीछे आते हुए हैरत भरे लहजे में कहा। अल्फ्रेड बता देगा तुम्हें, आखिर उसने तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर का मुआहिदा कर ही लिया है, इमरान ने सर मोड़ कर मुस्कुराते हुए कहा। और इस बार अल्फ्रेड और जूलियट दोनों बेइख्तियार हंस पड़े। अब उन्हें समझ आ गई कि इमरान किस मुआहिदे की बात कर रहा है, जैसे जिसे मर्द ज़िंदगी की आखिरी सांस तक निभाते हैं। तुम वाकई गहरी बातें करते हो, जूलियट ने हंसते हुए कहा और इमरान इस बार मुस्कुरा दिया। रचमन दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनते ही चौंक कर दरवाजे की ओर देखने लगा। वो कुर्सी पर बैठा शराब पीने में मसरूफ़ था। बॉस बॉस, हमने अल्बर्टो ग्रुप के खुफिया अड्डे का सुराग लगा लिया है, उन पाकिस्तानी कैदियों को वहीं ले जाया गया है। दरवाजे से दाखिल होने वाले एक लंबे तरंगे नौजवान ने बड़े पुरजोश अंदाज में रचमन से मुहातिब होकर कहा। ओह गुड न्यूज़ डैनी, कहाँ है वो अड्डा? रचमन ने एक झटके से उठकर खड़े होते हुए पूछा। हाथ में पकड़ा हुआ खाली जाम उसने तेज़ी से एक तरफ उछाल दिया। यह अड्डा टाइफ रोड पर वाक़ इमारत जिसमें कैप्टन विक्टर रहता है के नीचे मौजूद है, और ये कैप्टन विक्टर भी यकीनन अल्बर्टो ग्रुप से मिला हुआ है, डैनी ने इसी तरह पुरजोश लहजे में बात करते हुए कहा। उसे रचमन ने जीरो सेक्शन का सेकंड चीफ बनाया हुआ था। ओ कैप्टन विक्टर, वो स्पेशल बहरी जहाज़ का कैप्टन, लेकिन कैसे मालूम हुआ ये सब कुछ? जल्दी बताओ, रचमन ने बेचैन से लहजे में पूछा। बॉस, हमने इंक्वायरी शुरू की तो हमें पता चला कि जीरो सेक्शन के शुमाल में जिस तरफ स्पेशल वे का खुफिया दहाना है, एक नीले रंग की बंद बाडी वैगन निकल कर जाती हुई देखी गई है। उसकी इत्तला हमें एक फार्मर ने दी। हमने उस नीले रंग की बंद बाडी की वैगन की तलाश शुरू की तो उसके मुतालिक शवाहिद मिलने शुरू हो गए। फिर आखिरी शहादत ये मिली कि ये बंद बाडी की वैगन टाइफ रोड पर कैप्टन विक्टर की रिहाइश गाँव में दाखिल होती देखी गई। चनाचे हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ ऐसी कोई वैगन मौजूद ना थी। कैप्टन विक्टर बहरी जहाज़ लेकर गया हुआ है और उसकी बीवी भी उसके साथ ही है। जहाँ दो मुलाजिम हैं, उनसे पूछगछ हुई तो उन्होंने ऐसी किसी वैगन के अंदर आनी तो क्या देखने से भी इनकार कर दिया, लेकिन जो शहादत मिली थी वो चूँकि इंतहाई काबिले एतमाद थी, इसलिए मैंने उन दोनों मुलाजिमों पर बेपनाह तशद्दुद किया। तो उनमें से एक ने सिर्फ इतना बताया कि वो वैगन जूलियट के खुफिया अड्डे में गई है। उसके बाद वो मज़ीद कुछ बताए बगैर मर गया। दूसरा पहले ही तशद्दुद के दौरान मर चुका था। बहरहाल इससे ये मालूम हो गया कि वो वैगन जहाँ आई ज़रूर है, चूँकि सारी अमारत की तलाशी ली जा चुकी है।
इसलिए मुझे यकीन है कि ये या तो खुफिया अड्डा इस इमारत के नीचे है, या यहाँ से कोई ऐसा रास्ता बहरहाल इस खुफिया अड्डे को ज़रूर जाता है जिसमें इतनी बड़ी वैगन भी गुजर सकती है। हम जब तलाशी में नाकाम हो गए तो हमें आपका ख्याल आया कि आप बेहद ज़हीन हैं, आप यकीनन ये रास्ता या अड्डा तलाश कर लेंगे, और चूँकि मुझे खतरा था कि कहीं यहाँ अल्बर्टो ग्रुप का कोई मुहब्बिर मौजूद न हो, इसलिए मैं खुद यहाँ आया, डैनी ने तफसील बताते हुए कहा। बिल्कुल ठीक, यकीनन ऐसा ही होगा, चलो मेरे साथ, मैं ढूंढता हूँ वो रास्ता, लक्ष्मण ने कहा और तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो डैनी की मखसूस कार में बैठे टाइफ रोड की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। ड्राइविंग सीट पर डैनी था जबकि साइड सीट पर रिचमंड बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद कार एक रिहायशी इमारत के फाटक के सामने जाकर रुक गई। फाटक के बाहर 0 सेक्शन के 2 मुसल्लह अफराद खड़े थे और फाटक बंद था। फाटक खोलो, डैनी ने खिड़की से सर बाहर निकालते हुए कहा, और दोनों मुसल्लह अफराद तेज़ी से पलटे और चंद लम्हों बाद फाटक खुल गया। डैनी कार अंदर पोर्च में ले गया। इस बार कार रुकते ही रिचमंड तेज़ी से बाहर आया और अब वो बाहर खड़ा सर घुमा घुमा कर इमारत का जायज़ा ले रहा था। इमारत में 10 के करीब मुसल्लह अफराद मौजूद थे। तुमने कहाँ कहाँ चेकिंग की है रास्ते के मुतालिक? रिचमंड ने डैनी की कार से बाहर आने के बाद उससे पूछा। सारी इमारत की तलाशी ली डाली है बॉस, एक एक कमरे की, एक एक दीवार की को ठोंग पीट कर चेक किया, लेकिन कहीं कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां हला का एहसास हो सके, डैनी ने जवाब दिया। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो बंद बाड़ी की वैगन अंदर कमरों से होती हुई खुफिया रास्ते में दाखिल हुई होगी? रिचमंड ने तंजिया लहजे में कहा। ओ नो बॉस, इसके लिए तो हमने बैरूनी इलाके की चेकिंग की है, लेकिन खुफिया रास्ते के लिए अंदरूनी तरफ को चेक किया था, डैनी ने जवाब दिया और रिचमंड सर हिलाता हुआ साइड की तरफ बढ़ गया। इमारत की साइड पर एक चौड़ी गली सी थी जो उकबी तरफ बाएं बाग में जा निकलती थी। उकबी तरफ दीवार में कोई दरवाज़ा या फाटक भी ना था कि वो समझता कि वैगन डाश देने के लिए उकबी तरफ से निकल गई होगी। बाएं बाग की देखभाल चूँकि बाकायदा हो रही थी, इसलिए बाग सही हालत में था। रिचमंड खामोश खड़ा गौर से देखता रहा। फिर वो एक कोने में बने हुए छोटे से कमरे की तरफ बढ़ गया जिसका तंग सा दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर मौजूद बागबानी के मुख्तलिफ आलात पड़े हुए भी दिखाई दे रहे थे। बाग की हालत देखकर वो समझ गया कि अगर ये वैगन उकबी तरफ को आई होगी तो फिर ये बाग से नहीं गुजरी, वरना बाग के पौधे या घास वगैरह उसके वजन के दबाव से ज़रूर कुचले हुए नजर आते और बाग के दरमियान कोई ऐसा चौड़ा रास्ता भी ना था कि वैगन वहाँ से गुजर सकती, लेकिन कमरे का दरवाज़ा भी बेहद तंग था, इसलिए लामहला वैगन इस कमरे के अंदर भी नहीं जा सकती। फिर आखिर वो गई कहाँ? कमरे के दरवाजे तक जाता हुआ चौड़ा रास्ता भी साफ पड़ा हुआ था, लेकिन रिचमंड उस रास्ते को देखता हुआ कमरे के दरवाजे तक पहुँच गया। दूसरे लम्हे वो दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ। ये कमरा बागबानी के आलात और उससे मुतालिक काठ कबाड़ से भरा पड़ा था। रिचमंड कमरे के फर्श और दीवारों को बागौर देखता रहा। फिर अचानक वो बुरी तरह चौंक पड़ा। उसने साइड की दीवार पर लटकी हुई तस्वीर को गौर से देखना शुरू कर दिया। तस्वीर मैली सी थी और उसमें वहशी से घोड़े को दौड़ते दिखाया गया था, लेकिन वो जिस बात को देखकर चौंका वो उस तस्वीर के गंदे और गर्द आलूद फ्रेम की दोनों साइडों में साफ हिस्सा था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने उस तस्वीर को दोनों हाथों से साइडों से पकड़ा हो। रिचमंड ने हाथ उठाए और तस्वीर के फ्रेम को दोनों साइडों से पकड़ा और उसके साथ ही तस्वीर खुद ब खुद दाएं तरफ को घूम गई और उसके साथ ही हल्की सी गड़गड़ाहट हुई और कमरे के दरवाजे के बाहर उस चौड़े से रास्ते का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा संदूक के बड़े ढक्कन की तरह ऊपर को उठता चला गया। कमाल है बॉस, आपकी जहानत का जवाब नहीं, डैनी ने जो उसके साथ ही खड़ा था इंतहाई पुरजोश अंदाज में चीखते हुए कहा और रिचमंड मुस्कुराता हुआ वापस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ढक्कन के सामने वाले हिस्से की तरफ जाकर उन्होंने देखा कि एक सुरंग सी नीचे गहराई में चली जा रही थी। सुनो, 10 मुसल्लह अफराद को बुलाओ और साथ ही ताकतवर रॉकेट मिसाइल और बेहोश कर देने वाली गैस के बम भी मंगवाओ। रिचमंड ने डैनी से मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, डैनी ने कहा और तेज़ी से वापस पलट गया। 1 मिनट, 11:30 क्लब जाकर वहाँ से फुल ब्रेकेज मशीन ले आओ। यकीनन इस खुफिया अड्डे में साइंसी हिफाजती इंतजामात भी किए गए होंगे, रिचमंड ने मुड़कर कहा। ओके बॉस। लक्ष्मण खामोश खड़ा रहा, लेकिन उसके चेहरे पर फातिहाना तासुरात मौजूद थे। जाहिर है उसने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली थी। उसी लम्हे उसे ख्याल आया कि बायर को इसकी इत्तला देनी चाहिए ताकि उसे भी एहसास हो सके कि रिचमंड की जहानत और कारकर्दगी क्या है, ताकि उसे भी एहसास हो सके। चनाचे वो मुड़ा और तकरीबन दौड़ने के से अंदाज में साइड रोड से होता हुआ इमारत के सामने के रुख पहुंच गया। जहां फ़ोन तो होगा, उसने वहां मौजूद एक मुसल्लह आदमी से कहा। डैनी कार ले जा चुका था। यस बॉस, मुसल्लह आदमी ने इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा और फिर वो रिचमंड को लेकर एक कमरे में आ गया। जहां फ़ोन मौजूद था, रिचमंड ने रिसीवर उठाया और तेज़ी से हाक हाउस के एक्सचेंज के नंबर की बजाय बराह रास्त मादाम बायर के फ़ोन के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, राब्ता कायम होते ही बायर की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। रिचमंड बोल रहा हूँ मादाम, मैंने अल्बर्टो ग्रुप का वो खुफिया अड्डा ढूंढ निकाला जिसमें जूलियट छुपी हुई है और
जीरो सेक्शन के ब्लैक रूम से गायब होने वाले कैदी भी उसी अड्डे में गए हैं। ये जूलियट उन्हें ले गई है, रशमंड ने तेज तेज लहजे में कहा। ओ वो कैसे, तफसील बताओ। दूसरी तरफ से बाहर की हैरत से चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी और जवाब में रशमंड ने पूरी तफसील बता दी। वेरी गुड रशमंड, वेरी गुड। अब मैं उस इमरान के साथ साथ उस जूलियट से भी वो इबरतनाक इंतकाम लूँगी कि उनकी रूहें सदियों तक बुलबुलाती रहेंगी। मैं खुदा रही हूँ वहाँ, बायर ने मुसरत भरे अंदाज में कहा, मगर आप तो जख्मी हैं और डॉक्टर ने आपको तेज़ हरकत करने से मना कर रखा है। रशमंड ने हैरत भरे लहजे में कहा, तेज़ चलने से मना किया है, आहिस्ता सो चल सकती हूँ। ये इंतहाई अहम मामला है, इसलिए मैं खुदा रही हूँ। दूसरी तरफ से बायर ने कहा और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। रशमंड ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद डैनी की कार अंदर आई। डैनी अपने साथ मतलूबा असलहा और एक छोटी मुस्ततील नमा मशीन ले आया जो डिब्बे में बंद थी। उससे 5 मिनट बाद बायर की कार अंदर दाखिल हुई। बायर पिछली सीट पर बैठी हुई थी और कार को ड्राइवर चला रहा था। रशमंड ने जल्दी से आगे बढ़कर कार का दरवाज़ा खोला तो बायर आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ गई। उसके चेहरे पर हल्की सी तकलीफ के आसार नुमायां थे। मादाम आप जहाँ रुके, हम जब इस अड्डे पर कब्जा कर लेंगे तो आपको बुला लेंगे। रशमंड ने कहा, हाँ ये ठीक है, जाओ, लेकिन ख्याल रखना कि वो लोग इंतहाई अय्यार और ख़तरनाक हैं, ख़ासतौर पर वो इमरान और उसके साथी। बायर ने असबात में सर हिलाते हुए कहा, आप फिक्र ना करें मादाम, मैंने फुल ब्रेकेज मशीन के साथ साथ बेहोश कर देने वाली गैस के बम भी डैनी से मंगवा लिए हैं। रशमंड ने जवाब दिया और बायर के चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात फैल गए। वो वहीं बरामदे में ही मौजूद एक कुर्सी पर बैठ गई, जबकि रशमंड और डैनी एक मुसल्ले आदमी को बायर के पास छोड़कर बाकी अफराद को साथ लेकर उकबी तरफ को चले गए। बायर होंठ बींचे खामोश बैठी हुई थी। उसे दूर से हल्के हल्के धमाकों की आवाज़ें सुनाई देने लगी और उन आवाज़ों को सुनकर उसके होंठ और ज़्यादा बींचते चले गए। मैं इस ग्रुप के एक एक फ़र्द की हड्डियां तोड़ डालूंगी। ये विक्टर और उसकी बीवी भी गद्दार है, उनका भी यही हशर होगा। बायर ने बड़बड़ाते हुए कहा, मुझसे कुछ कहा आपने मादाम? एक साइड पर खड़े मुसल्ले आदमी ने चौंक कर बायर से मुहातिब होकर पूछा। ओ नहीं, जाओ जाकर देखो कि वहाँ हो क्या रहा है, क्यों इतनी देर लगाई है इन्होंने? बायर ने चौंक कर कहा और वो आदमी तेज़ी से सर हिलाता हुआ बरामदे से उतरा और फिर इस तरह दौड़ता हुआ उकबी तरफ चला गया जैसे उसकी अपनी ख्वाहिश भी यही रही हो और वो मजबूरन वहाँ रुका हुआ था। फिर तकरीबन 20-25 मिनट के शदीद इंतज़ार के बाद अचानक साइड से रशमंड दौड़ता हुआ आया। मादाम, हमने उस अड्डे पर मुकम्मल कब्जा कर लिया है। वहाँ 25 से करीब अफराद बेहोश हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी और जूलियट वहाँ मौजूद नहीं। वैसे ये बहुत बड़ा अड्डा है और वहाँ इंतहाई जदीद तरीन असलहे के बड़े बड़े गोदाम भी मौजूद हैं। रशमंड ने वापस आकर रिपोर्ट देते हुए कहा, क्या मतलब, क्या वो जूलियट वहाँ मौजूद नहीं और वो इमरान और उसके साथी फिर वो कहाँ चले गए? बायर ने कुर्सी से उठकर खड़े होते हुए पूछा। मालूम नहीं मादाम, हो सकता है वो किसी और खुफिया रास्ते से निकल गए हों, रशमंड ने कहा। बहरहाल उनका अड्डा ट्रेस हो गया, ये भी अहम बात है, बायर ने कहा और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई वो रशमंड के साथ उकबी तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद वो उस अड्डे के अंदर घूमकर उसे चेक कर चुकी थी। वाकई ये एक बहुत बड़ा अड्डा था। मैं सोच भी ना सकती थी कि इस जूलियट ने यहाँ इस कदर बड़ा अड्डा बना रखा होगा और इस कदर असलहा इकट्ठा कर रखा होगा, बायर ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये यकीनन फाइल पर कब्जा करने की गर्ज से इकट्ठा किया गया होगा। मेरे आदमी ने तलाश के बाद उनकी एक फ़ाइल भी ट्रेस कर ली है जिसमें इस ग्रुप के अफराद के नाम भी दर्ज है, लेकिन सिर्फ नाम दर्ज है और कुछ नहीं, इसलिए अब उन्हें बाकायदा ट्रेस करना होगा। वैसे अब इस अड्डे के मुतालिक क्या हुक्म है? रशमंड ने कहा, इसे तबाह करना होगा ताकि जूलियट और उन पाकिस्तानियों को अब कोई ठिकाना ना मिल सके, बायर ने कहा और वापस मुड़ गई। ठीक है मादाम, आप तशरीफ़ ले जाएं, मैं उसे तबाह करने के इंतज़ामात कराता हूँ। वैसे जिस कदर असलहा अंदर मौजूद है उससे तो इस इलाके की सारी इमारतें भी साथ ही तबाह हो जाएंगी, इसलिए क्यों ना वहाँ मौजूद असलहे को वेपन हाउस शिफ्ट कर दिया जाए। ये हमारे काम भी आएगा और इस दौरान ये लोग वापस आएँ तो उन्हें भी मार गिराया जा सकता है। रशमंड ने राय देते हुए कहा, वेरी गुड, वाकई उसके तबाह हो जाने का हमें कोई फ़ायदा ना होगा। चलो मैं वेपन हाउस फ़ोन करके आर्डर कर देती हूँ, वो अपने स्पेशल ट्रकों के ज़रिए से ले जाएंगे, वरना तो काफ़ी वक्त लग जाएगा, बायर ने कहा। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई अड्डे से बाहर वापस विक्टर की रिहाइश गाह पर आई और उसने वहाँ पहुँचकर फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। वेपन हाउस राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मादाम बायर स्पीकिंग। मादाम बायर ने तहकुमाना लहजे में कहा, मादाम आपके हुक्म की तामील की जा रही है। W3 मशीन और RG-1 रॉकेट गनें लोड हो रही हैं, थोड़ी देर तक वो आप तक पहुंच जाएंगी। थोड़ी दूसरी तरफ से डैनी ने कहा, क्या क्या कह रहे हो, कैसा हुक्म और कैसी तामील? बायर ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा, मादाम आपने चंद मिनट पहले ही खुद ही तो फ़ोन पर मुझे हुक्म दिया था कि फ़ौरन W3 मशीन और RG-1 रॉकेट गनें हाक हाउस भिजवाई जाएँ। मैं इसी हुक्म की तामील के बारे में कह रहा था।
दूसरी तरफ से वेपन हाउस के इंचार्ज ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, हाक हाउस में? मगर मैंने तो कोई हुक्म नहीं दिया। चंद लम्हे पहले तो मैं हाक हाउस में मौजूद ही ना थी, बायर ने पागलों के इसी अंदाज में कहा। सुनो, ये नकली काल थी, तुम फौरन ये मशीन और गन्ने रोक लो और इंतहाई मोहतात हो जाओ। अब अगर मैं बात करूंगी तो पहले स्पेशल कोड दोहराया जाएगा, समझ गए हो? बायर ने हलक के बल चीखते हुए कहा। यस मादाम, मैं सप्लाई रोक देता हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। और लेकिन लहजे में हैरत का अंसर वैसे ही मौजूद था और बायर ने बिजली की सी तेज़ी से हाथ मार कर क्रेडल दबाया और एक बार फिर तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। साथ खड़े रचमन के चेहरे पर भी इंतहाई हैरत के तासुरात मौजूद थे। ये क्या चक्कर चल गया है? साथ खड़ी रचमन ने हैरत भरे लहजे में कहा तो बायर ने तेज़ी से हाथ क्रेडल पर रखकर उसे दबा दिया।